नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ये टॉपिक है IUPAC नाम, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। तो चलिए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि ये IUPAC नाम पद्धति आई कैसे। जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने लगी तो उनको पहचानने में परेशानी ना हो, इसलिए उनके कुछ नाम दिए गए। तो सबसे पहले तो नाम उनके गुणों के आधार पर रखे गए। जब नाम उनके गुणों के आधार पर रखे गए, अर्थात जैसा उस यौगिक का गुण था हमने उसका वैसा नाम रख दिया। जैसे मेथेन का नाम मार्स गैस है। क्यों? क्योंकि वो दलदली स्थानों में पाई जाती है, इसलिए उसका नाम मार्स गैस रखा गया। परंतु जब हम मार्स गैस कहते हैं तो मार्स गैस कहने से हमको मेथेन की संरचना नहीं पता चल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेथेन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, जैसा कि ये बंध कोण 109 अंश और कितना होता है 28 मिनट। ठीक है, ये चीज़। तो जब हम मेथेन को मार्स गैस कहते हैं तो हमें इस कार्बन की संरचना नहीं पता चलती है, अर्थात हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें कितना कार्बन है या कितना हाइड्रोजन है। ठीक, लेकिन जब हम मेथेन कहते हैं तो हम जान जाते हैं कि मेथेन में इसकी संरचना इस प्रकार से होगी कि एक कार्बन होगा और एक कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन चतुस्संयोजी होता है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। इसलिए एक अकेला कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर सकता है। इस प्रकार मेथेन की संरचना बन गई CH4। तो ऐसे ही बहुत सारे यौगिक थे जिनके नाम उनके गुणों के आधार पर रखे गए थे, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो गुणों के आधार पर इनकी संरचना को याद रखना कठिन हो गया। इसीलिए 1993 में IUPAC संघ ने, किसने? IUPAC संघ ने, ठीक है दोस्तों, एक बैठक की जिसके द्वारा उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम आज एक नियम देंगे जिसके द्वारा आगे से यौगिकों का नाम लिखा जाएगा और हम उस यौगिकों के नाम से उसकी संरचना को आसानी से बना सकेंगे। तो IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं एक बार इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल, उसके बाद यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड APPLIED प्योर एंड अप्लाइड, फिर केमिस्ट्री CHEMISTRY। तो ये हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने अपनी बैठक के द्वारा बताया कि IUPAC नाम अर्थात कार्बनिक यौगिकों का जो नाम है वो एक विशेष नियम के द्वारा लिखा जाएगा, जिसके द्वारा हमें उस यौगिक के गुण, क्रियाशीलता और संरचना तीनों का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम IUPAC नाम पद्धति। तो IUPAC नाम पद्धति कैसे आ गई, आप लोगों ने ये जान लिया। अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखना हुआ तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी यौगिक के IUPAC नाम के कितने भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि किसी यौगिक के IUPAC नाम के 4 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये चारों भाग आपको याद रखने हैं। पहला भाग है रूट वर्ड, जिसे हम हिंदी में कहें तो शब्द मूल या मूल नाम। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये शब्द मूल या मूल नाम होता क्या है। उसके बाद दोस्तों दूसरा भाग है इसका सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट का मतलब प्राथमिक अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक अनुलग्नक और एक पूर्वलग्नक। अनुलग्नक जो होता है शब्द के बाद में लगता है, और जो पूर्वलग्नक होता है शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे आपने नीचे देखा एक पूर्वलग्नक भी लिखा गया है और यहाँ पे अनुलग्नक 2 बार ही लिखा गया है। तो अनुलग्नक का मतलब ये शब्द मूल के बाद में लगेंगे दोनों, और जबकि ये जो पूर्वलग्नक है ये शब्द मूल के पहले लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आगे ध्यान देते हैं। तो तीसरा जो है सफिक्स सेकंड है। तीसरा दोस्तों सफिक्स सेकंड है। सफिक्स सेकंड मतलब द्वितीयक अनुलग्नक। ये था हमारा प्राथमिक, मतलब शब्द मूल के तुरंत बाद लगने वाला प्राथमिक, उस प्राथमिक के बाद लगने वाला द्वितीयक। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आता है हमारा प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब पूर्वलग्नक। पूर्वलग्नक का मतलब जो कि शब्द मूल के पहले लगता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं ये जो 4 भाग हैं, क्या ये हमेशा किसी कार्बनिक यौगिक में रहेंगे या कुछ विशेष परिस्थितियों में ही रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें जो रूट वर्ड, कौन सा रूट वर्ड, और ये जो सफिक्स सेकंड है दोस्तों, रूट वर्ड और सफिक्स सेकंड ये सदैव किसी भी कार्बनिक यौगिक में होंगे, परंतु ये जो सफिक्स सेकंड है और ये प्रीफिक्स है अर्थात पूर्वलग्नक, ये किसी कार्बनिक यौगिक में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम इन चारों को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इसमें रूट वर्ड और सफिक्स फर्स्ट हमेशा होने चाहिए, इसलिए हमें रूट वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है कि रूट वर्ड क्या होता है और ये क्यों किसी कार्बनिक यौगिक में हमेशा होता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड क्या होता है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कहीं पर नोट बना सकते हैं इसका। तो रूट वर्ड, हम रूट वर्ड की चर्चा करें तो रूट वर्ड किसी भी कार्बनिक यौगिक के मूल हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है दोस्तों, जो शब्द मूल या रूट वर्ड होता है यह हमें बताता है कि कार्बनिक यौगिक की जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन के परमाणु हैं। जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया मेथेन, तो वहाँ पे मेथ होता है, मेथ का मतलब यहाँ पे देखिए 1 कार्बन होता है, तो वहाँ पे हमने सूत्र आपको दिखाया था CH4 अर्थात 1 कार्बन था वहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम एथेन की चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पे एथ दिख रहा है, एथ, तो एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एथ एन का सूत्र होता है C2H6। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। तो शब्द मूल क्या हुआ, शब्द मूल कार्बनिक यौगिक के मूल हाइड्रोकार्बन में कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताता है। ठीक है दोस्तों, मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का हम चयन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे शब्द मूल हमने जान लिया क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं कि जो शब्द मूल होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये शब्द मूल नाम किस प्रकार से होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 कार्बन परमाणु है तो उसका नाम हम लिखेंगे मेथ। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन परमाणु है तो इसका नाम हम लिखेंगे एथ। इसी प्रकार 3 कार्बन परमाणु के लिए प्रोप, 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, यहाँ पे स रहेगा दोस्तों, उसके बाद 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और फिर 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इसी प्रकार अगर हम आगे जाते हैं तो 10 के बाद 11 के लिए आता है अनडेक करते हैं, 12 के लिए डोडेक करते हैं DODEC, उसके बाद 13 के लिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको समझाता हूँ। 10 के बाद के नाम में देखिए हर जगह पे डेक लगता जा रहा है, दिखाई दे रहा है।
11 के लिए लग गया अन, उसके बाद 12 के लिए लग गया डो, फिर 13 के लिए लग गया प्रोप, और 14 के लिए लग गया ब्यूट, 15 के लिए लग गया पेंट। ये आपने देखा होगा प्रोप, ब्यूट और पेंट। प्रोप, ब्यूट और पेंट किसका नाम था? यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रोप, ब्यूट और पेंट। प्रोप था 3 कार्बन के लिए, ब्यूट था 4 कार्बन के लिए, पेंट था 5 कार्बन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब नाम आगे बढ़ा तो 10 के आगे 10 का तो हमने डेक देखा, जब 10 में 3 जुड़ा तो इस डेक के पहले प्रोप लग गया, क्योंकि हमने 3 कार्बन का नाम प्रोप देखा था। तो 13 के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 10 का याद रखिए, उसमें 3 का ऐड करिए 13 का हो जाएगा, 10 का याद रखिए 4 का ऐड करिए 14 का हो जाएगा, 5 का ऐड करिए 15 का हो जाएगा, इसी प्रकार 6 का ऐड करिए 16, 7 का ऐड करिए 17, 8 का ऐड करिए 18। तो इस प्रकार से आप आगे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सीख लिया कि ये शब्दमूल है क्या। तो शब्दमूल मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो शब्दमूल है किसी कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से हमने शब्दमूल देख लिया, ये नाम आप याद रख लीजिएगा, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, उसके बाद 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए प्रोप डेक, 14 के लिए ब्यूट डेक, 15 के लिए पेंडेक। इसी प्रकार आप 16 के लिए जाते हैं हेक्स डेक, फिर हेप्ट डेक या सेप्ट डेक। इस प्रकार से आगे बढ़ते जा सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं, अभी हमने आपको पीछे बताया कि ये जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें रूट वर्ड और सफिक्स सेकंड तो आवश्यक रूप से होते हैं। तो रूट वर्ड हमने जान लिया कि क्या होता है। रूट वर्ड जो होता है किसी मुख्य का या किसी कार्बनिक यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, सफिक्स सेकंड के बारे में जानते हैं। तो सफिक्स सेकंड क्या होता है? सफिक्स सेकंड यह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, मुख्य हाइड्रो, यहाँ पे मुख्य हम कर सकते हैं या मूल भी वही है, मुख्य या मूल दोनों का निष्कर्ष एक ही निकलेगा। तो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के बीच बने बंधों की प्रकृति को बताता है। किसको बताता है? कार्बन परमाणुओं के बीच बने बंधों की प्रकृति को बताता है। दोस्तों अगर आपने कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया होगा तो वहां पर आपको दिखा होगा कि कार्बन के बीच 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। या तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा, या तो दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यही जो बंध है दोस्तों, ये जो बंध है ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अर्थात एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध, यही सफिक्स फर्स्ट है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर हमने बंधों की संख्या को खोज लिया या बंधों की प्रकृति को खोज लिया तो हमने पता कर लिया कि उसमें सफिक्स फर्स्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनका नाम हम क्या लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बना है तो इसका नाम होता है NaNe। ध्यान में रखिएगा ये सफिक्स फर्स्ट है। सफिक्स फर्स्ट का मतलब प्राथमिक अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक का मतलब शब्द मूल के तुरंत बाद लगेगा। जैसे ही हमने शब्द मूल लिखा तुरंत हमको लगाना है प्राथमिक अनुलग्नक। जैसे हमने शब्द मूल अगर लिखा मेथ और कार्बन के बीच एकल बंध बना हुआ है तो उसमें हम एन जोड़ेंगे। तो अगर इसका आप संधि कर देते हैं तो ये मेथेन बन जाता है, जो आप लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखने योग्य बात है कि ये जो सफिक्स फर्स्ट है मुख्य कार्बन श्रृंखला के शब्द मूल नाम के तुरंत बाद जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड था तो हमने एन लिखा, डबल बॉन्ड है तो हमने इन लिखा, ट्रिपल बॉन्ड है तो अब हमने क्या लिखा दोस्तों? आइन लिखा। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया शब्द मूल और सफिक्स फर्स्ट। शब्द मूल अर्थात रूट वर्ड, रूट वर्ड हमने सीखा। सफिक्स फर्स्ट हमने सीखा। सफिक्स फर्स्ट हमने देखा 3 ही होते हैं, एन, इन और आइन। ये कार्बन श्रृंखला में जो होता है बंधों की प्रकृति को बताते हैं कि बंध एकल बंध अर्थात सिंगल बॉन्ड या द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड या त्रिबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड है।
ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सफिक्स फर्स्ट के बाद अब हम आते हैं सफिक्स सेकंड पर। सफिक्स सेकंड क्या है दोस्तों? सफिक्स सेकंड के लिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। सफिक्स सेकंड का अर्थ अभी हमने पीछे आपको बताया, द्वितीयक अनुलग्नक। द्वितीयक अनुलग्नक मतलब शब्द मूल के तुरंत बाद तो हमारा लगा सफिक्स फर्स्ट अर्थात एन, इन या आइन। उसके बाद जब हम उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सफिक्स सेकंड। अब ये सफिक्स सेकंड किसी भी कार्बनिक यौगिक की एक विशेष परिस्थिति है, अर्थात सफिक्स सेकंड कार्बनिक यौगिक में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सफिक्स सेकंड जो होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य भाग नहीं है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सफिक्स सेकंड अर्थात कुछ कार्बनिक यौगिकों में सफिक्स सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। यहाँ पे देखिए कुछ यौगिक हैं, उनके मुख्य क्रियात्मक समूह हैं और ये IUPAC नाम है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये सफिक्स सेकंड वास्तव में होता क्या है। तो सफिक्स सेकंड हम पहले जान लेते हैं कि सफिक्स सेकंड जो होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह को बताता है। किसको बताता है? मुख्य क्रियात्मक समूह। दोस्तों मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करते हैं। जैसा कि इस समय हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए हमसे कहा जाता है कि आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें जिसमें 80% या 70% से ऊपर एल्कोहल हो, अर्थात एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए हमें सलाह दी जा रही है। तो एल्कोहल, ये हमारा दोस्तों एल्कोहल है। एल्कोहल में होता है OH समूह। OH समूह ध्यान देने वाली बात है। तो आजकल हमें जो सैनिटाइजर प्रयोग करने के लिए दिया जा रहा है उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? OH समूह। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितने प्रकार के मुख्य क्रियात्मक समूह हो सकते हैं और उनका हम सफिक्स सेकंड नाम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम उनका सफिक्स सेकंड नाम क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा कि सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला इस समय एल्कोहल। एल्कोहल अगर कहीं है तो उसमें समझ जाइएगा कि मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ OH समूह जुड़ा रहेगा। अब इस OH समूह का हम सफिक्स सेकंड नाम क्या लिखेंगे, मतलब अगर हमको लिखना है इसका नाम तो सबसे पहले तो हम शब्द मूल लिखेंगे, शब्द मूल के बाद हम सफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सफिक्स सेकंड हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाएं तो हमारे पास अगर 2 कार्बन का है तो एथ उसका लिखेंगे हम रूट वर्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें तो हम उसका लगाएंगे एन। वैसे तो होता ANE है, ANE, लेकिन हम इसका ई हटाएंगे दोस्तों और इसको जोड़ देंगे तुरंत। किसको? OL को। तो ये बन गया एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल का ही नाम होता है दोस्तों एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जिसे हम लोग शराब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो शराब में पूरा एथेनॉल नहीं होता है, अगर शराब पी जाए तो उसमें मैक्सिमम 5 से 10% तक एल्कोहल होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और मुख्य क्रियात्मक समूह और उनके सफिक्स सेकंड नाम फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है थायो एल्कोहल आ गया, थायो लग गया तो थायो का मतलब सल्फर होता है। कहीं भी नाम में अगर थायो लगा तो दोस्तों समझ जाइएगा कि उसमें सल्फर है। यहाँ पे देखिए केवल एल्कोहल लगा तो OH था, थायो सामने लग गया तो O हट गया, उसकी जगह यस आ गया, उसका सफिक्स सेकंड नाम थाईऑल। इसको याद रखिएगा, कल मैं जब आपको IUPAC नाम बताऊंगा तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इन सब नामों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ध्यान से दोस्तों। अब वीडियो को पॉज करके इसको कहीं लिख लीजिएगा जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हम एमीन देखते हैं। एमीन में होता है क्या? NH2 समूह, NH2। अब इसका सफिक्स सेकंड नाम एमीन ही होता है, AMINE। उसके बाद दोस्तों आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखिएगा ये होता है CHO। CHO
अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ कहीं सिंगल बॉन्ड में CHO दिख रहा है या इस प्रकार से इसकी आकृति दिख रही, देखिए इसकी संरचना खोल सकता है, जिससे हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो हमें कन्फ्यूजन में नहीं आना है, हमें ध्यान में रखना है कि जो एल्डिहाइड होता है उसमें CHO समूह होता है, उसकी संरचना खुली बना सकता है कि सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। ठीक है दोस्तों। अब जब इसका सफिक्स सेकंड नाम लिखते हैं तो अल होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल का ऑल है और इसका अल है, यही दोनों में अंतर है। वहाँ पे OL है, यहाँ पे AL है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन का जो नाम होता है CO, ये इसकी संरचना CO। ये देखिए यहाँ पे इसके दो बंध खुले दिखाए गए ये तरीके से, अर्थात ये जो CO समूह होता है हमेशा कार्बन की श्रृंखला के बीच में होता है दोस्तों। जो मुख्य कार्बन की श्रृंखला होगी उसके बीच में ये CO समूह होगा, और बीच में आपको कैसे दिखेगा, वो इस तरह से दिखेगा कि कार्बन की श्रृंखला आगे बढ़ती जाती रहेगी और उसमें डबल बॉन्ड लगा के ऊपर O लिख दिया गया रहेगा। जैसे ये आपकी कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जा रही है और इसमें देखिए ऊपर से O लगा हुआ है, तो ये हमारा CO समूह अर्थात कीटोन समूह है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। कीटोन समूह के बाद आता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अगर इसकी खुली संरचना बनाया तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH, इस प्रकार से होगा। और इसका जो सफिक्स सेकंड नाम होता है ओइक एसिड होता है, OIC, फिर ACID। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है, अर्थात महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है। क्यों? क्योंकि आप लोग सिरका जानते होंगे, सिरके का सूत्र होता है CH3COOH। उसका नाम जो होता है एसीटिक अम्ल होता है, व्यापारिक नाम होता है एसीटिक अम्ल। और वैसे अगर हम IUPAC नाम उसका देखें तो होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम उसमें देखेंगे कि उसमें भी COOH समूह होता है, तो ओइक एसिड उसके नाम के अंत में लगा, तभी तो उसका नाम बना था एथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों। आगे और क्रियात्मक समूह देखते हैं। एमाइड है, एमाइड, एमाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CONH2। ये कहीं आपको दिख गया तो उसका नाम हम लिखते हैं एमाइड। ये कार्बन की श्रृंखला के बीच में नहीं होता है क्योंकि केवल इसका एक बंध खाली दिखाई दे रहा है, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में किनारे स्थित होगा। ये बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों। उसके बाद आता है एथिल, ये एसिड हैलाइड, सॉरी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कहाँ से बना दोस्तों? अभी आपने देखा एसिड का ये ओइक एसिड, एसिड यहाँ पे दिख रहा है, ये ओइक एसिड दिख रहा है, इसका था COOH। अगर इसका OH हटा के उसकी जगह कोई हैलोजन, हैलोजन जैसे आप जानते होंगे हैलोजन तत्व किसे कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो यहाँ पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अगर रख दें OH समूह को हटा के तो ये एसिड हैलाइड बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि COOH की जगह अगर COX दिखा जहाँ पे X हैलोजन को प्रदर्शित करता है तो हम उसे एसिड हैलाइड कहेंगे और उसका IUPAC नाम लिखेंगे दोस्तों ओइल हैलाइड, OYLHALIDE। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं आगे कुछ और यौगिकों के नाम या कुछ और मुख्य क्रियात्मक समूहों के नाम, जैसे ईथर। ईथर में होता है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, तो ये हमेशा कार्बन की श्रृंखला के बीच में होता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, ये ईथर है, ईथर का होता है सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, इसका जो IUPAC नाम होता है ऑक्सी होता है। इसी प्रकार से एस्टर है, एस्टर COO, इधर से सिंगल बॉन्ड लगा, इधर से सिंगल बॉन्ड लगा है, इसकी भी दो संयोजकता खाली है, अर्थात ये भी मुख्य कार्बन श्रृंखला के बीच में ही स्थित होगा और ये भी मुख्य कार्बन श्रृंखला के बीच में ही स्थित होगा दोस्तों। ये बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे आता है नाइट्राइल, सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड CN। वैसे तो इसका नाम आप साइनाइड जानते हैं, लेकिन जब ये यौगिक में चला गया, कार्बनिक यौगिक में चला गया, इसका IUPAC नाम आप लिख रहे हैं तो इसका IUPAC नाम आपको नाइट्राइल लिखना है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ये एक सल्फोनिक अम्ल आता है, सल्फोनिक अम्ल, सल्फर। तो सल्फोनिक अम्ल कैसे बना? आप सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानते हैं H2SO4। अगर इसका एक OH समूह निकाल दिया जाए तो एक O कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या? S बचेगा और 3 ऑक्सीजन बचेगा और एक H बचेगा, और एक OH समूह निकलने के कारण इसकी एक संयोजकता खाली हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है SO3H। तो ये SO3H कहाँ से बना? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना, इसलिए इसको सल्फोनिक अम्ल समूह कहा गया है दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ मुख्य क्रियात्मक समूह हैं और उनके सफिक्स सेकंड नाम है।
जिन्हें आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे तैयार रखेंगे तो अगली वीडियो में हमें नाम लिखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आते हैं हम, लास्ट पॉइंट बचता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी किसी कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य भाग नहीं होता है, अर्थात ये भी किसी कार्बनिक यौगिक में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि प्रीफिक्स होते क्या हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, हमने सिंगल बॉन्ड के द्वारा 3 कार्बन को लिया। अब 1 कार्बन के बारे में आप जानते हैं कि 1 कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है दोस्तों, 1 कार्बन 4 बंध बनाता है, तो यहाँ पे हमने एक बंध बना के एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक बंध बना के एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक बंध बना के एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये प्रकार से हमारा हो गया 1 2 3 4। इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई। दूसरे कार्बन की ये 3 संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी भी आप 4 संयोजकता पूरी कर दीजिए हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इसको हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आप सभी कार्बन की संयोजकता को अगर गिने, अर्थात सभी कार्बन के बंधों को गिने, तो इनके 4 बंध पूरे हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 4, इसी प्रकार से इसका भी 1 2 3 4, इसी प्रकार से इसका भी 1 2 3 4। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि इस कार्बन का बीच में इधर बंध गिन लिया तो आप कहें कि इधर नहीं गिनेंगे। ये इस कार्बन से भी बंध जुड़ा हुआ, अर्थात ये वाला बंध दोनों कार्बन के लिए गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने बंधों को गिना, इनके 4 बंध पूरे हो गए। अब अगर यहाँ पर हम पूरा करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से यौगिक तो बन चुका है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ते हैं। तो प्रीफिक्स के बारे में अभी हमने आपको क्या बताया कि ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले समूह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन गायब करके मैं आपको कोई एक प्रीफिक्स जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मैंने देखिए ये हाइड्रोजन गायब कर दिया, तो यहाँ पे अब मैं एक प्रीफिक्स जोड़ने वाला हूँ। प्रीफिक्स अर्थात ये Cl, ये हो गया। हाइड्रोजन को हटा के अगर हमने कोई भी समूह जोड़ दिया तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स। हाइड्रोजन को हमने हटाया, कोई भी समूह जोड़ दिया, वो हो गया प्रीफिक्स। इस प्रकार से प्रीफिक्स जो होते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले समूह होते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, कार्बनिक समूह भी हो सकते हैं और अकार्बनिक समूह भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा प्रीफिक्स आता है एल्किल समूह। दोस्तों, ये एल्किल समूह कहाँ से मिलता है? आप एल्केन के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर से मैं आपको अगली वीडियो में एल्केन भी समझा दूंगा। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो एल्केन माइनस हाइड्रोजन, आप एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो आपको मिलता है एल्किल समूह। ठीक है दोस्तों, तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचा एल्किल समूह, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये CH4 है, CH4, ये एक मेथेन है। मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बचेगा CH3 और इसका एक बंध खाली हो जाएगा, यही एल्किल समूह है। तो इसका नाम हम देते हैं, मेथेन से बना है इसलिए इसका नाम हो जाता है मेथिल। क्या हो जाता है दोस्तों? मेथिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्किल समूह देखते हैं, तो ये भी एल्किल समूह जो होते हैं प्रीफिक्स का काम करते हैं। तो एल्केनों से ये एक हाइड्रोजन निकालने के बाद प्राप्त होते हैं, इन्हें हम R से भी प्रदर्शित करते हैं। कहीं हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में R जुड़ा हुआ देखें तो हम समझ जाएंगे कि ये कोई एल्किल समूह है। इसी प्रकार से अन्य प्रीफिक्स के रूप में कुछ एल्किल समूह के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे देखिए आप, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद मेथिल समूह बनाया गया, इसका प्रीफिक्स नाम मेथिल लिखा गया। एथेन से बनाया गया एथिल समूह, उसके बाद C3H8, C3H8 को दो तरीके से निकाला जा सकता है। C3H8 में अगर एक कार्बन निकाला जाए तो C3H7 बनेगा। इसकी एक संरचना सीधे बनाई जा सकती है और इसकी एक संरचना इस प्रकार से बनाई जा सकती है, अर्थात एक बार हाइड्रोजन किसी किनारे वाले कार्बन से निकाल सकते हैं और एक बार हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से निकाल सकते हैं। अगर बीच वाले कार्बन से निकालते हैं तो इसका नाम आइसोप्रोपिल होता है दोस्तों, ISOPROPYL।
अगर सीधा किनारे वाले कार्बन से निकला है तो इसका नाम नॉर्मल प्रोपिल होता है या एन प्रोपिल होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ प्रतिस्थापी भी प्रीफिक्स का काम करते हैं। जैसे अभी हमने आपको पीछे दिखाया था Cl एक प्रतिस्थापी ही था, क्योंकि वो कार्बनिक नहीं था। कार्बनिक को हम एल्किल समूह में लेके जाते हैं, तो प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रतिस्थापी और उनके प्रीफिक्स नाम। जैसे NO2, अगर कहीं मुख्य कार्बन श्रृंखला पर NO2 जुड़ा हुआ है तो इसे हम नाइट्रो कहते हैं। अगर ये OR का मतलब अभी एल्किल समूह, अभी हमने पीछे आपको समझाया। तो ऑक्सीजन के साथ भी अगर एल्किल समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी। Cl है क्लोरो, अगर कहीं Cl जुड़ा तो इसका नाम याद रखिएगा क्लोरो, ठीक है। Br ब्रोमो, I आयोडो, F फ्लोरो, NO नाइट्रोसो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम अन्य प्रीफिक्सों को भी याद रखेंगे, तो इन प्रीफिक्सों को आप याद रखिएगा जो IUPAC नाम लिखने के लिए हमारी सहायता करेंगे, ठीक है। इनको हम प्रीफिक्स रूप में याद रखेंगे। प्रीफिक्स अर्थात पूर्व लग्नक, ये सभी शब्द मूल से पहले लगेंगे, शब्द मूल से पहले। जैसा कि हमने लिखा शब्द मूल मेथ लिखा हमने, और उसमें अगर हमको क्लोरो जोड़ना है तो क्लोरो पहले ही लिखा जाएगा, CHLORO, ये क्लोरोमेथ के पहले लिखा जाएगा, क्लोरोमेथ, ठीक है। आगे अगर एन जोड़ना है तो हम इसमें एन जोड़ देंगे, तो बन गया क्लोरोमेथेन, एक यौगिक बन गया क्लोरोमेथेन, ठीक है दोस्तों। ये प्रकार से, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने समझा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला भाग शब्द मूल या रूट वर्ड, दूसरा भाग सफिक्स फर्स्ट या प्राथमिक अनुलग्नक, तीसरा भाग सफिक्स सेकंड या द्वितीयक अनुलग्नक, और चौथा भाग प्रीफिक्स अर्थात पूर्व लग्नक। और हमने विस्तार पूर्वक समझा कि रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, सफिक्स सेकंड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो इन चारों भागों को आज की वीडियो में हमने समझा दोस्तों। अब कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होती है, उसका चयन कैसे होता है, ये द्वितीयक अनुलग्नक को हम कैसे छांटते हैं, पूर्वालग्नक को कैसे अलग करते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।